हमारे नेचर में 4 टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। और ये फोर्सेस ऑफ नेचर कंट्रोल करते हैं सब चीज़ों को, जैसे कि सनशाइन, सनराइज, प्लैनेट मूवमेंट, रेन, इवेपोरेशन, इरप्शन, ब्रेन फंक्शन, एवरी प्रोसेस, एवरी केमिकल फॉर्मूला, एवरी एक्शन, एवरी थॉट, एवरी मूवमेंट, इन शॉर्ट एवरीथिंग। तो आज मैं आपको इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। इन फोर्सेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इनमें से 2 फोर्सेस से तो आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो और उससे आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हो। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन से 2 फोर्सेस हैं? चलो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप गैस करिए। आप में से जिन लोगों ने गैस कर लिया उनके लिए कांग्रेस, और जो गैस नहीं कर पाए सो डोंट वरी, आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सारे फोर्सों के बारे में बता दूंगा। तो जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से जो सबसे पहला फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आप अर्थ के सरफेस पर बने रहते हैं और इसी वजह से अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चक्कर लगा पाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आइजैक न्यूटन ने 1687 में पब्लिश किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इन्फिनाइट होता है क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट के बीच में से डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फिनाइट रेंज होता है, भले ही वीक होता है। इन्फिनाइट मतलब ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाने के बाद रेंज वीक हो जाता है, पर होता है। और जो दूसरा फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से आप 2 सेम चार्जेस में रिपल्शन और 2 अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन देख पाते हैं। और लाइट भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। एंड ऑल केमिस्ट्री बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 19th सेंचुरी तक लोग समझते थे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग होते हैं, पर 1961 में एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने बताया कि दोनों फोर्स अलग अलग नहीं बल्कि एक होते हैं। उनसे पहले एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे, उन्होंने बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो मैक्सवेल जी ने यह एक्सप्लेन किया कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट क्रिएट करता है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता होगा। इस तरह से उन्होंने दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया, जिसके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ऑल फोर्सेस कैरिड बाय देयर पार्टिकल्स, जिसे हम गैस बोसॉन्स भी कहते हैं, जैसे कि ग्लूऑन, फोटॉन, जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन और ग्रेविटॉन। इनके बारे में मैं आपको कभी अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, पर अब बढ़ते वीडियो की तरफ और आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी करा जाता है फोटॉन के द्वारा, और फोटॉन एक मासलेस पार्टिकल होता है। इसके वजह से वो इन्फिनिट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है। इसी वजह से इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज भी इन्फिनिट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 की पावर 36 टाइम ग्रेटर होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। पर क्या आपने कभी एक एटम के न्यूक्लियस को देखा है? एक एटम के न्यूक्लियस में काफ़ी सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बाइंड होते हैं, बल्कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलता है, फॉर एग्जांपल हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन एक दूसरे को 20 पाउंड के फोर्स से रिपल करते हैं। आपको ये काफ़ी कम लग रहा होगा, पर अगर कोई इतना छोटा हो तो 20 पाउंड का फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें रिपल होने से रोक रही है? तो जी हाँ, यहाँ एंट्री होती है हमारे 3rd फंडामेंटल फोर्स की, जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो 2 प्रोटॉन को रिपल होने से रोकता है और आपस में जोड़े रखता है।
अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है इन चारों फोर्सों में से, जो कि 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। यह फोर्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियस में बांधे रखता है, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है मोस्ट ऑफ द मास के लिए किसी ऑब्जेक्ट के। इस फोर्स को हम नॉर्मली देख नहीं सकते क्योंकि ये क्वांटम स्केल पे पाया जाता है, मतलब क्वांटम स्केल पे होता है, पर इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें मास कन्वर्ट होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में। इस फोर्स का रेंज काफ़ी कम होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ प्रोटॉन की वेट, मतलब उसकी चौड़ाई के रेंज तक ही अपना इफेक्ट डाल पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एटम के न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ के थोड़ी दूरी पर ले जाएं, मतलब इतनी दूरी पे कि वो प्रोटॉन के वेट से ज़्यादा हो, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज काफ़ी कम होगा। और जो फोर्थ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है वो भी हमें नॉर्मली देखने नहीं मिलता, वो भी हमें क्वांटम स्केल पे ही देखने मिलता है, जो कि है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये फोर्स काफ़ी वीक है। इस फोर्स का रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रेंज से भी बहुत वीक होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज प्रोटॉन की वेट, मतलब उसकी चौड़ाई कितना होता है, पर वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज 1000th डायमीटर ऑफ प्रोटॉन के इतना होता है, जो कि काफ़ी शॉर्ट है। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने के लिए, जो कि इस प्रोसेस को हम बीटा डीके भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो वो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को। और ये होता कैसे वो मैं आपको भी बताता हूँ। एक न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क होता है, और एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। तो अगर न्यूट्रॉन का एक डाउन क्वार्क अप में कन्वर्ट हो जाए तो वो प्रोटॉन बन जाएगा। इस डीके को पॉसिबल करता है एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल, जो कि है W- बोसॉन, जो कैरी करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स को। W- बोसॉन अप, मतलब न्यूट्रॉन के एक डाउन क्वार्क को अप क्वार्क में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही W बोसॉन डाउन क्वार्क को अप क्वार्क में कन्वर्ट करता है, वो इमीडिएटली एमिट करता है एंटी न्यूट्रिनो को और इलेक्ट्रॉन को। और ये डीके काफ़ी रेयरली होता है क्योंकि एक अलोन न्यूट्रॉन को भी डीके होने के लिए लगभग 15 मिनट लगते हैं, जो कि क्वांटम स्केल पे एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होगा। सो दैट्स इट, ये थे 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी।